हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन एमसीक्यू 30 एमसीक्यू। देखिएगा, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, मैं इसका थ्योरी करवा दिया हूँ और ये इसका क्वेश्चन आज मैं करवाने जा रहा हूँ जो सीटेट में 30 नंबर में सीडीपी में पूछता है। करीबन अधिगम से करीबन 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहती है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किए थे। जो अधिगम अक्षमता है सर्वप्रथम के कौन किए थे। अधिगम अक्षमता का जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। ए में है बर्टन हॉल, बी में है सैमुअल क्रिक, सी में है ब्लूम और डी में है फ्रायड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैमुअल क्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अधिगम डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। जो डिसलेक्सिया जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, कौन सा विकार से संबंधित है। हम आप लोग की थ्योरी में बताए थे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसमोराफिया, डिसकैलकुलिया, इस सब के बारे में बताए होंगे। तो डिसलेक्सिया किससे है, पढ़ने से संबंधित है। हम बताए थे लक्ष्य वाला समूह के एग्जाम्पल लेकर के आप लोग के हम बताए थे कि जिसको बोलने में बहुत कठिनाई होती है, बोल नहीं पाता है ठीक से, जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड ठीक से वो पढ़ नहीं पाएगा, तो पढ़ने से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है कि डिसग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से संबंधित है। जो डिसग्राफिया रोग है, बच्चों में जब ये डिसग्राफिया हो जाए तो किस चीज का शिकार बन जाएगा। डिसग्राफिया मतलब हम समझाए थे कि डिस मतलब क्या, ब्रेक, और ब्रेक मतलब कमी, और ग्राफिया का मतलब ग्राफ। और ग्राफ हम किससे बनाते हैं, और कॉपी पर कैसे बनाते हैं, लिख करके बनाते हैं। तो डिसग्राफिया किससे हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा लेखन विधि, लिखने से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए गणितीय गणना। गणितीय गणना ये डिसकैलकुलिया के लिए आता है। ये किससे आता है, डिसकैलकुलिया के लिए आता है, डिसकैलकुलिया के लिए आता है। और पढ़ना डिसलेक्सिया के लिए आता है, लिखना डिसग्राफिया के लिए आता है। ये सब, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेखन विधि के द्वारा, लेखन विधि से वो ग्रसित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया अभी हम बताएं, जैसे ऐसी देखिए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर ए बी मारिए, पढ़ने सॉरी गलत जवाब। पहला है डिसकैलकुलिया कह रहा है, और डिसकैलकुलिया कहने का मतलब होता है कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में करते हैं, तो कैलकुलेटर में। और अथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, जोड़ घटाव है जो किस में करते हैं, जोड़ घटाव हम लोग गणित में करते हैं। तो जिस व्यक्ति या बच्चा के पास डिसकैलकुलिया नामक रोग है, उससे ग्रसित है, वो किस में आएगा, गणितीय विकार में आएगा, गणितीय गणना में आएगा। उसको गणितीय गणना करने नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणितीय गणना। लेखन से संबंधित डिसग्राफिया हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित कौन हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित ये क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणितीय गणना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है, ऑप्शन नंबर ए लिखने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी पढ़ने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सीखने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी सुनने की क्षमता। तो क्या है, एक्लेक्सिया जो है पढ़ने की क्षमता है, यह डिसलेक्सिया का ही एक गंभीर रूप है। डिसलेक्सिया की तरह एक एक्सलेक्सिया होता है जो पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने की क्षमता। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्प्रेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जो प्रभावित है। डिस्प्रेक्सिया है एक अधिगम अक्षमता है जो प्रभावित करती है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब बताए थे। प्रेक्सिया मतलब डिक्स माने ब्रेक, अब ब्रेक माने कमी। अब प्रेक्स का मतलब क्या होता है? प्रेक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस शरीर से होता है, तो जिसमें शारीरिक गतिविधियों में समन्वय नहीं होता है, शारीरिक गतिविधियों में समन्वय या लेखन और चित्रांकन को भी प्रभावित करती है। उनको लिखने में, चाहे चित्र बनाने में, उसका शरीर सही से काम नहीं करेगा, हाथ सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक गतिविधियों में समन्वय। गणित में कौन होगा? डिसकैलकुलिया होगा। पढ़ने में कौन होगा? डिसलेक्सिया होगा। और एक है सामाजिक संपर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिविधियों में समन्वय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मौखिक भाषा सीखने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? जो मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा, मुख से बोला गया भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और वैसे भाषा को बोलने में कठिनाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? अफेजिया। उसको पहला है अफेजिया, बी में है डिसलेक्सिया, सी में है डिसकैलकुलिया, डी में है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया आएगा किसमें? ठीक से मतलब किसको लिखने नहीं आता है, जिसके लिए। डिसकैलकुलिया जिसको गणना करने में दिक्कत है, जोड़ घटाव करने में दिक्कत है। डिसलेक्सिया जिसको बोलने में तकलीफ है। और मौखिक भाषा, उसकी भाषा को अगला आदमी नहीं समझ रहा है, जो बोल रहा है वो भाषा को अगला आदमी नहीं समझ रहा है। डिसफेजिया, फेजिया का मतलब उसका फेज नहीं मिल रहा है। ऐसे याद कीजिए कि फेस टू फेस जो है उसका जो बोल रहा है अगला आदमी समझ नहीं पा रहा है, वो डिसफेजिया में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफेजिया। अफेजिया डिसफेजिया दोनों एक ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक बच्चा जो बी को डी और वाज को सा पढ़ता है। बी लिखा हुआ है उसको डी पढ़ता है, और जो वाज लिखा हुआ है उसको क्या पढ़ता है? सा पढ़ता है, मैंने उल्टा पढ़ रहा है। और वह किस अक्षमता से पीड़ित हो सकता है? बच्चा जो है उल्टा पढ़ रहा है, बी के डी पढ़ रहा है, आवाज को सा पढ़ रहा है, तो वो किस रोग से ग्रसित है? तो आप लोग बताइएगा। देखिए डिसग्राफिया जो है, डिसग्राफिया तो हो गया क्या? लेखन से संबंधित। डिसकैलकुलिया हो गया, ये लेखन से हो गया, ये मैथ से हो गया। डिसकैलकुलिया मैथ से हो गया, और डिसलेक्सिया क्या हो गया? पठन से हो गया, पठन से हो गया। और अफेजिया क्या हो गया? अफेजिया जो फेज अभी बताएं, जो बोलने में कठिनाई होती है, मौखिक भाषा में बोलने में कठिनाई होती है, वो हो गया। लेकिन इस बी को डी पढ़ रहा है तो इसको बोलने में दिक्कत हो रहा है, कुछ कारण में दिक्कत हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कौन में आ जाएगा? ये आ जाएगा डिसलेक्सिया में आ जाएगा। पठन से संबंधित विकार हो रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो डिसलेक्सिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चे का मुख्य लक्षण क्या है? जो अधिगम अक्षमता है वो बच्चा कैसे होते हैं, कैसे कौन सा लक्षण का होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है उनको, उच्च बुद्धि लब्धि वाले होती है, उसका IQ लेवल उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आक्रामक व्यवहार करते हैं वो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामाजिक संपर्क से बचना चाहते हैं वो किस तरह के बच्चे हैं? ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई कई बार ADHD के साथ भी होता है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें एक वर्ड आया है, नया वर्ड क्या है? ADHD। ADHD का मतलब क्या होता है? जो बच्चा, मान लिया जाए ADHD का मतलब होता है, ADHD का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिएगा। देखिएगा कोई भी बच्चा यदि कोई भी क्लास में बैठा हुआ है और बच्चा समूह में बैठा हुआ है, क्लास में तो ढेर सारा बच्चा रहेंगे और टीचर पढ़ा रहे हैं। जब टीचर कोई भी वर्ड अपने बोर्ड पर लिख करके बच्चे को समझा रहे हैं तो बाकी बच्चों ने समझ लिया, लेकिन
जो बच्चा एडीएचडी का शिकार है वो भी बच्चा समझ जाता है, वहां पे समझ आएगा, लेकिन उस चीज को डिफाइन नहीं कर पाएगा और न ही वो बच्चा मास्टर को बता सकता है कि सर हम ये चीज समझ नहीं पाए हैं। वो सिर्फ देखता रह जाएगा। उनसे जो बाकी सब बच्चा है उनसे क्या है, वो भिन्न होते हैं और वे बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जिस समय बताएगा उस समय तो वो बात को उनको समझ में आ जाएगी, लेकिन बाद में वो भूल जाएंगे और पूछने का भी प्रयास नहीं करते हैं। ये होते हैं एडीएचडी वाले बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। वो जब कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं सामने तो उस चीज को देख रहा है जरूर, लेकिन वो ध्यान केंद्रित नहीं है, उसका ध्यान कहीं और है। बच्चा कोई को देखते हैं क्लास में रहता है जरूर, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो उसका शरीर खाली यहाँ है बस क्लास में, शरीर खाली क्लास में रख ले है, वो ध्यान कहीं बाहर है उसका। ये होते हैं एडीएचडी वाले बच्चे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10वां बोल रहा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है, नहीं है। डिसलेक्सिया, ये तो है ही है जी। ऑटिज्म, इसको दे देते हैं। अगला है डिसकैलकुलिया, ये भी है जी। डिसग्राफिया, ये भी है जी। डिसग्राफिया हो गया जो जिसमें लिखने में कठिनाई, उसके हाथ में कठिनाई हो रही है। डिसकैलकुलिया हो गया जो ये क्या बोलते हैं, गणित से संबंधित हो गए। डिसलेक्सिया हो गया, पठन से संबंधित हो गए। लेकिन एक आया है बर्ड ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म का मतलब होता है यह एक व्यापक विकासात्मक विकार है, न कि विशिष्ट अधिगम है। ये ऑटिज्म जो है एक विकासात्मक विकार है, ये अधिगम अक्षमता नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये देखिएगा। कह रहा है अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो अधिगम अक्षमता होती है बच्चों में, उसका मुख्य कारण क्या हो सकती है? तो देखिएगा इसका मुख्य कारण क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सांस्कृतिक कारक हो। ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकी या तंत्रिका तंत्र में संबंधित विसंगतियां। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है खराब पोषण। तो देखिएगा आनुवंशिकी स्थिति या तंत्रिका तंत्र संबंधित विसंगतियां हो सकती है। बच्चों में आनुवंशिकी गुण की कमी हो सकती है, या तो उनका तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता होगा, तभी उनको अक्षमता होगी, अधिगम अक्षमता होगी, सीखने में कठिनाई होगी। अधिगम अक्षमता का मतलब होता है सीखने में कठिनाई। जो बच्चा को जो चीज सिखाया जा रहा है वो सीखने में असक्षम है, उसी को बोला जाता है अधिगम अक्षमता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पठन विकार। देखिएगा क्या कह रहा है, पठन विकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पढ़ने से संबंधित विकार किसमें होती है? डिसलेक्सिया में। ऑप्शन नंबर बी। कहा कि देखिए डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित हो गया, डिसग्राफिया लेखन से संबंधित हो गया, और डिस्परेक्सिया गति से संबंधित हो गया। तो बच गया कौन? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? पठन विकार अक्षमता है, बोलने में बच्चों को कठिनाई होती है, उसी को बोला जाता है डिसलेक्सिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा लिखने में अक्षरों और शब्दों के बीच अनियमित अंतराल किस अक्षमता का लक्षण है? जो करा कि लिखने में अक्षरों और शब्दों के बीच अनियमित अंतराल। अनियमित का मतलब होता है कोई नियम नहीं, अंतराल का मतलब होता है छोड़ छोड़ के लिखना। कोई बच्चा एक लिख रहा है शुरू में, मान लिया कि पेज है और पेज में पार्ट इतना है, अब यह एक अक्षर लिखा है यहाँ पे और एक अक्षर लिख दिया यहाँ पे, इतना इतना एक अक्षर लिख दिया यहाँ पे, एक अक्षर लिख दिया यहाँ पे, मैंने अंतराल के छोड़ के लिख रहा है वो। बहुत सारे अंतराल मतलब कर रहा है, यानी उसको लिखने में दिक्कत हो रही है। उनको क्या हो रही है? लिखने में दिक्कत हो रही है। तो वो किस रोग से ग्रसित है? क्या वो डिसलेक्सिया से है? क्या वो डिस्कैलकुलिया से है? क्या वो डिसग्राफिया से है? क्या वो अफेजिया से है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार अधिगम अक्षमता। जो जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। जिसको गणित गणना करने में दिक्कत हो रही है डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। जो
डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब होता है लेखन संबंधित विकार, जिसको बढ़िया से लिखने नहीं आ रहा है, उनको लिखने में उसका हाथ सही से काम नहीं कर रहा है, वो अफेजिया हो गया। क्या हो गया वो? अफेजिया। सॉरी, अफेजिया क्या हो गया? अफेजिया का मतलब होता है बोलने में संबंधित, जो बोल रहा है अगला आदमी सही से समझ नहीं पा रहा, वो क्या हो जाएगा? अफेजिया हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है? लेखन संबंधित, जिसको लिखने नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एडीएचडी, एडीएचडी। अब एडीएचडी वाले बच्चे कौन होंगे? एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? एडीएचडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब क्या होता है? अटेंशन, अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी, एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ध्यान अभाव सक्रियता विकार। एडीएचडी का मतलब होता है ध्यान अभाव सक्रियता विकार। यदि कोई बच्चा क्लास में बैठे हुए है, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं और उनका ध्यान कहीं और है, वैसे व्यक्ति, वैसे बच्चों सही से नहीं सीख पाते हैं, कारण है एचडी, एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब होता है ध्यान अभाव सक्रिय विकार, उनका ध्यान सही जगह पर नहीं रहता है, टीचर कहीं और बताते हैं, उनका ध्यान कहीं और रहता है, लेकिन वो रहते हैं कहाँ? उनका ध्यान। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं? सही से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और ना लगाने का कारण होता है वो एडीएचडी का शिकार होते हैं। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडीएचडी का फुल फॉर्म पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है जी कि अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं, जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, उनके सामने कौन सी चुनौती होती है? ऑप्शन नंबर ए है कम आईक्यू लेवल, क्या उनका आईक्यू लेवल कम होता है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पढ़ने लिखने या गणना करने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शारीरिक विकलांगता होती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सामाजिक अलगाव होता है। देखिए उनको ना सामाजिक अलगाव होगा और ना ही शारीरिक विकलांगता होगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई लड़का विकलांग है तो सीखने में असक्षम है, उनका दिमाग काम तेज है। कई कई विकलांग तो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। क्या उनका आईक्यू लेवल कम होता है? जरूरी नहीं है। जो अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थी जो होंगे, उनको पढ़ने लिखने या गणना करने में क्या होगी? कठिनाइयां होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया किससे संबंधित विकार है? देखिएगा डिसऑर्थोग्राफिया का मतलब होता है, जो डिसऑर्थोग्राफिया है उसका मतलब होता है बोली, बोली में कठिनाई होना। जो बोल रहा है उसको बोलने नहीं आ रहा है, बोलना कुछ और चाह रहा है, बोलने से संबंधित विकार है। जो बोलने से संबंधित विकार है डिसऑर्थोग्राफिया कहा जाता है इसको। इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं, कहा कि डिसलेक्सिया जो होता है, नहीं डिस्फेजिया बोलेंगे इसको, सॉरी डिस्फेजिया। कहा कि डिस्फेजिया जो होता है फेज जिसको नहीं मिल पाता है, फेज जो वो फेस टू फेस जो बात करेगा तो क्या करेगा वो? उसका फेस सही से नहीं मिल पाएगा, वो बोलने में उनको दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है गणित, बी में है क्या? बी में है बॉटनी, सी में है बोलना और डी में है सुनना, सुनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉटनी। जो बोलेगा उसको जो बोलने का तरीका है उसको सही से उसका बॉटनी नहीं निकाल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कह रहा है दृश्य प्रसंकरण विकार, दृश्य माने देखना, प्रसंकरण विकार किस प्रकार की समस्या को से संबंधित है? देखने से संबंधित। पहला ध्वनि को पहचानने में, अब जिसको देखने में दिक्कत है तो ध्वनि नहीं सुन नहीं सकता है, वो सुन सकता है, ये सही है। करा गणितीय गणना करने में, आप जो देख नहीं रहा आपका गणना नहीं कर सकता, गिन सकता है, मुझवानी में गिन सकता है। डी कर रहा है शारीरिक समन्वय में, क्या हो जिसका शरीर मतलब लांगड़ कुबड़ है उसका मतलब कि देख नहीं सकता है, देख सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। तो दृश्य जानकारी को समझने में, दृश्य जानकारी को क्या करता है? समझने में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है?
एक समावेशी शिक्षा, सॉरी कक्षा, शिक्षा नहीं कक्षा, एक समावेशी कक्षा में अधिगम अक्षमता वाले छात्र के लिए क्या आवश्यक है? जो अधिगम अक्षमता से जो ग्रसित हैं व्यक्ति उनका उनके लिए क्या मतलब क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है विशेष विद्यालय में अलग अलग कक्षाएं। ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक शिक्षण और उपयुक्त सुविधाएं। सी उन्हें व्यावसायिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर डी उनके सीखने की उपेक्षा करना, नहीं उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करना, उपेक्षा करना निगेटिव है। तो क्या हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण और उपयुक्त सुविधा देना। वैसे विद्यार्थी हैं जिनको सीखने में कठिनाई होती है, जो चीज टीचर पढ़ा रहे हैं उनको सीखने में कठिनाई हो रही है, वैसे बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण और उपयुक्त सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यदि कोई बच्चा को देख नहीं सकता है तो बोलने के स्पीकर, एक स्पीकर लगा दीजिए, सुन तो सकता है ना, चाहे कस के बोलिए सुन कर समझेगा। यदि कोई बच्चा सुन नहीं रहा है वो देख से तो सकता है ना, बढ़िया से बोर्ड पर देख कर लिखिए, माने कि जौन चीज उसको कमी है वो चीज का क्लास में पूरा करना टीचर का कर्तव्य है, वो इसका दायित्व है। तो क्या हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण और उपयुक्त सुविधा का प्रबंधन करवाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के नहीं है। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खराब याददाश्त। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अत्यधिक सक्रियता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सीखने की धीमी गति। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 70 से कम बुद्धि लब्धि IQ लेवल। तो ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं जिनको अधिगम अक्षमता वाले कौन नहीं है, तो देखिए अधिगम क्षमता वाले तो ये भी है जिनका याददाश्त कमजोर है, अत्यधिक सक्रियता वाले व्यक्ति हैं, सीखने में धीमी गति से सीखते हैं, ये सब क्या है तो अधिगम अक्षमता वाले हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन ए बी सी तीनों है। लेकिन डी में करा 70 से कम बुद्धि लब्धि। क्या 70 से कम बुद्धि लब्धि मतलब कि वो व्यक्ति नहीं सीख सकता है? जिसका IQ लेवल कम है, कमजोर है बच्चा, वो का तेज नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है। 70 से कम बुद्धि लब्धि IQ लेवल अधिक क्षमता वाले बच्चे का IQ समान या औसत ऊपर हो सकता है, ऊपर नीचे इसका IQ लेवल हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन निगेटिव पूछा था और क्वेश्चन निगेटिव का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अलेक्सिया शब्द किससे के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अलेक्सिया है ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थता। पूरी तरह से बी में कुछ कहा, पूरी तरह से लिखने में असमर्थता। पूरी तरह से बोलने में असमर्थता। पूरी तरह से गणना करने में असमर्थता। माने पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या गणना करने में, गिनती करने में। तो एस्लेक्सिया का मतलब क्या होता है? एस्लेक्सिया का मतलब होता है पठन वैकल्पिक विकार। डिसलेक्सिया, एक्सलेक्सिया ये दोनों एक ही रूप है, यानी पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थता उसको होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अच्छा बी देख लीजिए, बी क्या कर रहा है? लिखने, तो लिखने में डिस्ग्राफिया और बोलने में डिस्फेजिया और गणना करने में डिस्कैलकुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरी तरह से पढ़ने में असमर्थता। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 जो है कह रहा है अधिगम अक्षमता किस प्रकार की होती है। जो अधिगम अक्षमता है वो किस प्रकार की होती है? केवल गंभीर होती है, केवल हल्की होती है, हल्की से लेकर गंभीर तक होती है, या इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहा है कि देखिए पहला में केवल निगेटिव, दूसरा में केवल निगेटिव और तीसरा में क्या है? हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है श्रवण प्रसंकरण विकार किससे संबंधित है। श्रवण का मतलब सुनना, जिसको सुनने में तकलीफ है वो किस तरह के व्यक्ति जो है किससे संबंधित, मतलब कौन सा विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सुनने
की क्षमता की जांच यानी बहरापन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है भाषा ध्वनि को पहचानने और समझने में समस्या। जो श्रवण व्यक्ति है वो ध्वनि को समझने में उनको समस्या होती है। डी कह रहा है दृश्य जानकारी को संसाधित करने में समस्या। डी कह रहा है लिखने की समस्या। लिखने तो होगा नहीं, कहा कि डिस्ग्राफिया होता है। इसका हो जाएगा जो व्यक्ति सही से सुन नहीं सकता वो भाषण ध्वनि को पहचानना और पहचानने में असमर्थ होगा। अब जो व्यक्ति सही से सुन नहीं सकता है, यदि उसके पापा आ जाएं और बोले बेटा एक गिलास पानी लाओ, वो व्यक्ति सही से नहीं सुन पाया तो वो सोचेगा कोई दूसरा भी बोल रहा है। अब पानी मांग रहा है, क्या मांग रहा है ये समझ में नहीं आता है, तो उनको भाषा को सही से पहचानने में कठिनाई होती है। जो व्यक्ति श्रवण प्रसंकरण विकार से ग्रसित होते हैं वैसे व्यक्ति को, वैसे बच्चे को क्या होता है, भाषा को ध्वनि को दोनों में पहचानने में वो भाषा ठीक से पहचान नहीं सकता है। जो अगला व्यक्ति बोल रहा है क्या बोल रहा है उनको समझ में नहीं आता है कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण ध्वनि को पहचानने में समस्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कहता है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्या अधिगम अक्षमता समय के साथ बदल सकती है या ठीक हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए उचित हस्तक्षेप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। हाँ, उचित हस्तक्षेप से क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नहीं वो वे अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वे केवल बचपन में ही होती है और वयस्कता में गायब हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वे केवल वयस्कता में ही होती है। देखिएगा डी में तो केवल नेगेटिव, सी में केवल नेगेटिव और इसमें नहीं नेगेटिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हाँ, उचित हस्तक्षेप में से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, अधिगम अक्षमता का निदान करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जो अधिगम अक्षमता है उसको दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल अवलोकन, केवल नेगेटिव आ गया, ये आ गया इसको काट दीजिए। औपचारिक प्रशिक्षण देखते हैं, हो सकता है। कहा कि माता पिता से पूछताछ, ये भी हो सकता है। ये सभी तो देखिएगा इसमें केवल जो आया है ये अवलोकन जो है, अवलोकन का मतलब होता है जांच करना, और जांच करना भी सही है, तो इसमें चारों सही लग रहा है। ये सभी हो सकते हैं। औपचारिक परीक्षण एक मुख्य तरीका है लेकिन अवलोकन और इतिहास की भी महत्वपूर्ण है। अवलोकन मतलब कि इसको जांच करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। औपचारिक जो परीक्षण है वो तो है ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो अवलोकन और इतिहास की महत्वपूर्ण बहुत भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने में कठिनाइयों का एक लक्षण है। जो पढ़ने में कठिनाई होती है वो किसके कारण होती है। ए अक्षरों या प्रतीकों को बार बार उलटना। ऑप्शन नंबर बी गणित के सवालों से बचना। ऑप्शन नंबर सी खराब लिखावट। ऑप्शन नंबर डी बात करने में। तो अक्षरों या प्रतीकों को बार बार क्या करने में, उलटने में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी डी के क्या लिख दिया, मान लिया जाए कि कभी सी डब्ल्यू है, डब्ल्यू को एम लिख दिया तो इसको बोलने में दिक्कत होगा। कभी जो है कि आई ऐसे लिखाता है और कभी आई ऐसे लिखा गया, कभी आई ऐसे लिखा गया, तो क्या कर रहा है, अक्षरों क्या कर रही है, उलट पलट करने में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। और जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है वो पठन वैकल्पिक अक्षमता उनको में है। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा। आगे की बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 क्या कहता है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अक्षमता में व्यक्ति मौखिक और अशाब्दिक जानकारी प्राप्त करने, धारण करने और समझने की क्षमता को प्रभावित महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर
बी है केवल डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर सी है समान अधिगम अक्षमता वाले, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान अधिगम अक्षमता वाले। क्या हो जाएगा? समान अधिगम अक्षमता वाले। क्योंकि देखिए ए में केवल निगेटिव, बी में केवल निगेटिव, इनमें कोई नहीं तो निगेटिव है, ये है। तो ऑप्शन नंबर के सी हो गया, एक बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? 27, एक छात्र को निर्देश समझने या उनका पालन करने में परेशानी होती है, यह किस अक्षमता का संकेत है हो सकता है? ए में शारीरिक अक्षमता, बी में अधिगम अक्षमता, सी में उच्च उपलब्धि वाले माने कि आईक्यू लेवल हाई आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? अधिगम अक्षमता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम अक्षमता हो जाएगा। किसी व्यक्ति को निर्देश देने में परेशानी हो रही है, समझने में परेशानी हो रही है, किसी से बात करने में परेशानी होती है, क्या कर रहा है वो? अधिगम अक्षमता वाला व्यक्ति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्या कहता है? 28 कह रहा है अधिगम अक्षमता किस कारण से होती है? जो अधिगम अक्षमता है किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके में अंतर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बच्चों की प्रेरणा की कमी, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिक्षक का खराब शिक्षण, और डी कह रहा है बच्चे का आलसी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके में अंतर। कहा है कि देखिए सबका आईक्यू लेवल एक नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चा में, हर एक का आईक्यू लेवल होता है। किसी की सोचने की क्षमता अधिक होती है तो किसी की सोचने की क्षमता कम होती है। तो क्या हो जाएगा? उस हर व्यक्ति में हर तरीके का मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क का वजन तो सेम ही होता है, लेकिन क्या होता है उसमें सोचने की क्षमता बहुत, किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में बहुत कम हो जाती है। इसलिए अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बन जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बच्चे को स्कूल के काम से बचना या सीखने की गतिविधियों के दौरान निराश होना किस बात का संकेत है? एक बच्चा है और उसको होमवर्क मिला, वो होमवर्क से बचना चाहता है, सीखने की गतिविधि के दौरान निराश हो जाता है, किस बात का संकेत है? इस किस बात का संकेत है? क्या वो बच्चा शरारती है, उसे अधिगम अक्षमता हो सकती है, उससे खेल पसंद है, या वो मंदबुद्धि है, मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत कम है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे अधिगम अक्षमता हो सकती है। जब ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बच्चा है कि होमवर्क से वो डरता है, जो उसको क्लास में होमवर्क मिला, जो उसे सर ने होमवर्क दिए हैं, वो घर पे बनाने से डरता है, वो बना ही नहीं सकता है। वो कह रहा है कि हम उसको बचने के लिए कई कई बहाने बनाते हैं कि सर फीवर लगल था, सर हमको तबीयत ठीक नहीं था, सर कल हम मौसी घर चल गए थे, कल हम नानी घर चल गए थे, मैंने कई तरीका से मतलब बहाना मारता है। वैसे व्यक्ति लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता वैसे स्टूडेंट को हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात है। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देखिए कह रहा है 13 में कि कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? विशिष्ट का मतलब होता है बड़ा। कह रहा सबसे बड़ा जो है कौन सा अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानसिक मानसिक मंदता, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर डी ध्यान अभाव सक्रियता का विकार। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। जो इसका जिसको बोलने में दिक्कत है, जिसको बोलने में अक्षमता है, सबसे बड़ा क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण है, सबसे बड़ा वही कारण है। जिसको बोलने नहीं आता है सबसे बड़ा विकार है। तो ये था अधिगम अक्षमता से 30 क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये हम अब अगले टॉपिक पे मिलेंगे थ्योरी के साथ। मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही है।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।